Hi friends, welcome to SwiftTech Simplified. This is इंजीनियर इमरान अजीज। आज के टॉपिक में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स 2004। और जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में रूल नंबर 11 तक हमारी वीडियोस देखी हैं और हमने डिस्कस कर लिए हैं रूल 1 to 11 इन डिफरेंट वीडियोस। तो उनको भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे रूल नंबर 12 to 14। ये जो रूल्स हैं, चार रूल्स, इनमें मेनली प्रोक्योरमेंट एडवर्टीजमेंट की बात की गई है। जो एडवर्टाइजमेंट पेपरा ने कौन सी एडवर्टाइजमेंट किस वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट तक या किस लिमिट तक किस मोड में एडवर्टीजमेंट की बात की है, कौन सी वैल्यू को आपने सिर्फ न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना है और किसको आपने वेबसाइट पे करना है, और कितनी अमाउंट की प्रोक्योरमेंट को आपने पेपरा की वेबसाइट पे एडवर्टाइज करवाना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और हम आपको इसमें एक्सेप्शंस की भी पेपरा ने बात की है और मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट की भी बात की है। तो इन रूल्स को मैं आपको पेपरा रूल्स की नरेशन भी करूंगा और फिर उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी आपने सुना होगा। मैं इमरान अजीज हूं और मैं एक सिविल इंजीनियर हूं प्रोफेशनली। और पेपरा के ऊपर मैंने दो डिप्लोमास भी किए हैं प्रोक्योरमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जिस पे आप एक प्रेजेंटेशन देखेंगे और प्रेजेंटेशन को हम डिस्कस करेंगे। और फिर अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर वो क्वेरीज भिजवाएं। या अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो हमारा एक ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर आप भिजवा सकते हैं या कमेंट में भी भिजवा सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। ईमेल एड्रेस हमारा है swiftechsimplified@gmail.com। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको एक्सप्लेन कर दिया, आज की वीडियो का मेन टॉपिक है रूल 12। रूल 12 से लेकर रूल 14 तक। और इसमें हम मेनली बात कर रहे होंगे प्रोक्योरमेंट एडवर्टीजमेंट्स की। पेपरा ने एडवर्टीजमेंट के क्या मेथड्स आपको बताए हैं और आपने कितनी प्रोक्योरमेंट को कहाँ कहाँ एडवर्टाइज करना है। तो इंट्रोडक्शन में स्विफ्ट सिंप्लीफाइड को आप जान चुके हैं आप तक होपफुली। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज मिलेगी और सिविल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स और यूएसए प्रोक्योरमेंट और पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट के रूल्स भी इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। तो उनको भी आप देख के और उसको सीखिए और अपने दूसरे चाहने वालों को भी बताइए। So, do you know many government tenders in Pakistan get cancelled or challenged simply because advertisement was not correctly done? मुख्तलिफ आपने टेंडर्स देखे होंगे और उनकी कॉरिजेंडम्स भी आपने देखे होंगे। वो कैंसिल हो जाते हैं या चैलेंज कर दिए जाते हैं इस वजह से कि एडवर्टीजमेंट के जो मेथड पेपरा ने रूल्स में डिफाइन किए हैं उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया होता, तो जिसकी वजह से वो टेंडर्स कैंसिल हो जाते हैं। पेपरा रूल 12 और 13 बात करता है एडवर्टीजमेंट मेथड्स की, और मोस्ट फ्रीक्वेंटली वायलेटेड रूल्स है हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, एंड आल्सो द मोस्ट साइटेड इन ऑडिट पैरास, मिस प्रोक्योरमेंट केसेस एंड इंक्वायरीज। तो ये 12, 13 और 14 जो रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और अक्सर जो ऑडिटर्स हैं उनकी नज़र भी इन रूल्स के ऊपर होती है
कि डिपार्टमेंट ने एडवर्टीजमेंट मेथड्स में कोई गलती तो नहीं की, और ये मोस्टली इंक्वायरीज और ऑडिट पैरास का सबब बनते हैं, इनको फॉलो ना करना। Before going further, I will give you a quick recap on last video, in which we discussed Rule 8, 9, 8, 9, 10 and 11, जिसमें प्रोक्योरमेंट प्लानिंग की बात की गई थी। और उससे पहले की मेन वीडियो में आप रूल 1 to 7 को भी देख सकते हैं। तो आज हमने रिस्पॉन्स टाइम, एक्सेप्शंस और एडवर्टीजमेंट की बात करनी है। सो टुडेज फोकस विल बी रूल 12, which is about methods of advertisement, Rule 13, response time, and Rule 14 is exceptions to advertisements. There are few exceptions already mentioned and written in the PEPRA rules, where you are allowed not to advertise or to hold the advertisements. So मकसद इसका अगेन वही है जो हमने रूल 4 में पढ़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, विच इज ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और वैल्यू फॉर मनी। तो मेनली ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिवनेस और फेयरनेस को फॉलो करने के लिए एडवर्टीजमेंट करवाई जाती है। सो ये हमारा रूल है एडवर्टीजमेंट के मुतालिक, जो रूल नंबर 12 है। इसकी आगे फर्दर फिर 4 क्लॉजेज हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। सो रूल कहता है मेथड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट में रूल 12(1) हमें कहता है प्रोक्योरमेंट ओवर 500,000 पाकिस्तानी रुपीज एंड अप टू द लिमिट ऑफ 3 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज shall be advertised on authorities website in the manner and format specified by regulation by the authority from time to time. These procurement opportunities may also be advertised in print media if deemed necessary by the procuring agency. तो पहले ये था कि ये जो एडवर्टीजमेंट थी, इसको 1 लाख की लिमिट तक लोअर लिमिट को रखा था पेपरा ने, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी लिमिट बढ़ाकर 500,000 कर दी गई है। और 500,000 से नीचे जितनी भी प्रोक्योरमेंट होगी वो आपने इस प्रोसीजर के साथ नहीं करनी, बल्कि उसको कोटेशंस की प्रोसीजर पे आप कर सकते हैं। जबकि टेंडर में जब आप जाएंगे तो टेंडर में 5 लाख से लेकर 3 मिलियन रुपीज का जो टेंडर होगा, उसको आपने पेपरा की वेबसाइट पर मस्ट करना है। शेल का लफ्ज यूज हुआ है, शेल बी एडवर्टाइज्ड ऑन अथॉरिटीज वेबसाइट in the manner and format specified by the authority. The procurement may also be advertised in print media. May का लफ्ज यूज हुआ है, और ये एक बाइंडिंग नहीं है। लाइक 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक की जो प्रोक्योरमेंट है, उसको आपने अथॉरिटी की वेबसाइट पे एडवर्टाइज करवाना है। और अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट है, तो उस पे भी वो कर सकती है इफ डीम नेसेसरी। और प्रिंट मीडिया पे अगर वो देना चाहे अखबार में तो दें, अगर वो नहीं देना चाहते तो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है पेपरा की तरफ से। और ये जो लिमिट है 500,000 टू 3 मिलियन रुपीज, इसको रिसेंटली, जैसा कि मैंने कहा, इसकी लिमिट को बढ़ाया गया है, कोटेशन की लिमिट। और कोटेशन का प्रोसीजर रूल 42B के अंदर फिर आगे जाके एक्सप्लेन किया गया है। और 42B में जो उसकी लोअर लिमिट दी गई है, तो वहां जितनी भी है यहाँ भी वही लोअर लिमिट आपने फॉलो करनी है। Provided that the lower financial limit for the advertisement on authorities' website for open competitive bidding shall be prescribed financial limit for request for quotation under clause B of Rule 42। इसका मतलब है कि अथॉरिटी की वेबसाइट पे जो आपने इश्तिहार देना है, उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो वही होगी जो कोटेशन की लोअर लिमिट है रूल 42B के अंदर। जो कि 42B में कोटेशन की लिमिट हमने इसको हमने और आगे जाके डिस्कस करना है, बट आई कैन क्विकली शेयर रूल 42B over here। ये है हमारी लोअर लिमिट। पेपरा रूल 42 RFQ लिमिट्स। RFQ इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन,
लोअर फाइनेंशियल लिमिट अलाइंस विद RFQ अंडर रूल 42B, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। उसमें हम डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे 42B को, जो कि बात करता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस की। अ प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल एंगेज इन दिस मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस एग्जिस्ट। नंबर वन, where the value of procurement is more than 100,000 Pakistani rupees but does not exceed 500,000, the procuring agency may engage in procurement through रिक्वेस्ट फॉर 3 कोटेशंस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, और यही लिमिट है वहां पे। आपने अथॉरिटी वेबसाइट पे जो टेंडर डालना है, 5 लाख की लिमिट से जो ही आगे जाएगा तो वो केसेस टेंडर में चले जाएंगे। आगे फिर हम इसको वो क्या क्या कंडीशंस होंगी RFQ को प्रोसेस करने का, क्योंकि आज के रूल में हम RFQ की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसको मजीद नहीं छेड़ते। RFQ के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं जो फिर हम आगे रूल 42 में जाके इसको स्टडी करेंगे। तो कहने का मकसद यही है कि आपने लिमिट का वही ख्याल रखना है जो रूल 42 में कोटेशन की लिमिट आपको दी गई है, वही आपने लिमिट फॉलो करनी है एडवर्टीजमेंट के अंदर। आई होप ये क्लियर है। 12B जो है वो हमें कहता है ऑल प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर 3 मिलियन। अब जो प्रोक्योरमेंट ओवर 3 मिलियन है, 30 लाख से ऊपर है, उनका क्या होगा? 30 लाख से नीचे और 5 लाख से ऊपर, इसका तो हमने क्लियरली पढ़ लिया कि ये सिर्फ आपने पेपरा की वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइज करने हैं, और शेल का लफ्ज यूज हुआ है। जबकि आपके पास ऑप्शन है, आप अखबार में देते हैं या नहीं देते, आप बट आपके पास बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर पेपरा की तरफ से अखबार में इश्तिहार देना 30 लाख तक। बट जो भी प्रोक्योरमेंट 30 लाख के अमाउंट से ऊपर होगी, 3 मिलियन से ऊपर होगी, तो उसके लिए फिर पेपरा ने रूल 2 में बात की है, all procurement opportunities over 3 million of Pakistani rupees should be advertised on authorities' website as well as in other print media or newspaper having wide circulation. The advertisement in the newspaper shall principally appear in at least 2 national dailies, one in English and one in Urdu. तो यहाँ पे उसने अथॉरिटी ने आपको बाउंड कर दिया कि आपने अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी देनी है और आपने अखबार में इश्तिहार भी देने हैं, और फिर अखबार में इश्तिहार या न्यूज़पेपर में जो ऐड देना है उसका भी आपको प्रोसीजर पेपरा ने बता दिया कि दैट शुड कम इन 2 नेशनल डेलीज, 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स में आएंगे, जिनमें से एक इंग्लिश होगा और एक उर्दू होगा। ये नहीं कि आप किसी लोकल अखबार में दे दें और फिर आप उससे मुबर्रा हो जाए। दो शुड बी नेशनल डेलीज, नेशनल न्यूज़पेपर विच हैव वाइड सर्कुलेशन, और उसमें से एक इंग्लिश होगा और दूसरा उर्दू। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एडवर्टीजमेंट आपको क्लियर हो गया। एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्ड होती है, वो बेस वैल्यू वैल्यू के ऊपर बेस करती है, उसके फाइनेंशियल लिमिट्स के ऊपर। पेपरा वेबसाइट जो है वो मैंडेटरी है दोनों केसेस में, चाहे 5 लाख से जो ही प्रोक्योरमेंट ऊपर जाएगी तो पेपरा वेबसाइट इज मैंडेटरी, बट यू हैव द ऑप्शन कि प्रिंट मीडिया में आपने जाना है तो आप 30 लाख से अगर नीचे हैं तो प्रिंट मीडिया में जाएं, ना जाएं तो भी कोई कंपल्शन नहीं है। बट इफ यू आर अबव 3 मिलियन देन यू आर बाउंड टू publish it in the print media. So print media required is for higher value of tender. Procurement agency website may also be used. उसमें मे का लफ्ज यूज हुआ है, आप दें या ना दें वो कोई इतना इशू नहीं है। इंफॉर्मेशन मस्ट रिमेन ऑनलाइन until bid closing date। जो बिड क्लोजिंग डेट या टाइम है उस तक आपकी इंफॉर्मेशन जो बिडिंग इंफॉर्मेशन वो रहनी चाहिए, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहनी चाहिए, ताकि उस तक अगर जिस कॉन्ट्रैक्टर ने या बिडर ने उसके ऊपर बिड करना है उनके ऊपर ये अवेलेबल हो। तो इस तरह के अखबार के इश्तिहारात और मुख्तलिफ टेंडर नोटिस आपने देखे होंगे। ये मैंने पेपरा की वेबसाइट आपको शो कर दी कि पेपरा की वेबसाइट किस तरह नजर आती है। आपने ePMS.pepra.gov.pk के ऊपर जाके फिर इसमें जब आप यहाँ टेंडर्स में जाएंगे सेकंड ऑप्शन में, तो आपको फिल्टर मिलेगा, और फिल्टर के बाद फिर आपने एक्टिव टेंडर में आ जाना है। जब आपका इश्तिहार पब्लिश हो चुका होगा तो ये एक्टिव टेंडर्स में शो होगा, और ये तब तक शो होगा जब तक इसकी क्लोजिंग डेट और क्लोजिंग टाइम नहीं आ जाता। तो कोई भी आप यहाँ पे देख लें,
फॉर एग्जांपल टेंडर नंबर 10 या 11 है, तो 11 नंबर हम देख लेते हैं। 11 नंबर एक वापडा का टेंडर है, फैसलाबाद हॉस्पिटल का, और ये प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स है। इसमें मिनिस्ट्री भी मेंशन है, इसमें उसकी डेट भी मेंशन है, और जिस डेट को ये ओपन होगा वो भी मेंशन है। जिस तरह आप देख लें आगे एक्शंस में जब आप आते हैं, एडवर्टाइज्ड, और इसकी क्लोजिंग डेट क्या है? क्लोजिंग डेट एडवर्टाइज हुआ है 10 फरवरी को, ये टेंडर 10 फरवरी को, और 17 मार्च जो है इसकी क्लोजिंग डेट है, और टाइम भी उन्होंने दे दिया 10:30 AM। आगे एक्शंस में आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक व्यू की ऑप्शन होती है और एक डाउनलोड की ऑप्शन होती है। तो आप व्यू में जाएंगे तो आपको डिटेल ऑफ द टेंडर ओपन हो जाएगी, और जब आप दूसरी ऑप्शन में जाएंगे तो आपको इस तरह का एक टैब आएगा जिसमें आप, सॉरी, व्यू में जब आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक टैब आएगा जिसमें आपके पास ऑप्शंस हैं: डाउनलोड टेंडर डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, प्रिंट डिटेल्स, और बैक टू लिस्टिंग। तो ये करके आपने टेंडर्स को फिल्टर आउट करके अपनी मर्जी का जो टेंडर है वो आपने ओपन कर लेना है। इसी तरह का मैंने ये लिंक भी दे दिया आपको, kppra.gov.pk। जब आप केपी में काम कर रहे हो तो आप केपी की केपरा की वेबसाइट के ऊपर सेम यही लिमिट्स हैं और ये सेम सीलिंग्स हैं जिस तरह फेडरल पेपरा में है। तो आप केपी की पेपरा की जो वेबसाइट है उसको भी इसी तरह एक्सेस करेंगे। उसमें फिर आप टेंडर नंबर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, डेटा एडवर्टीजमेंट के साथ सर्च करना चाहते हैं या कुछ भी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट सर्च का बटन प्रेस करें, तो आपके पास इस तरह की एक लिस्ट ओपन होगी जो आपको बताएगी कि इस टाइम केपी के अंदर किस वर्क डिपार्टमेंट का क्या टेंडर एक्टिव है। तो अगर वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे तो डाउनलोड का बटन सामने शो हो जाएगा रेड कलर में, और अगर ईओआई है तो वो भी आपके पास शो हो जाएगा, और एक्शन में आपको दूसरी कोरिजेंडम वगैरह है तो वो भी आपको मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट डेट शो होती है, प्रिक्योरमेंट एंटिटी का नाम जिस डिपार्टमेंट का है, टेंडर की क्या डिस्क्रिप्शन है, टेंडर नंबर क्या है, और क्लोजिंग डेट एंड टाइम। उसके अलावा प्रिंट मीडिया में जब आपने टेंडर्स लगाने हैं तो प्रिंट मीडिया में इस तरह के नोटिस पब्लिश करवाने हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें अगर आप नीचे देखें तो ये केपी का एक नोटिस है जिसमें आपको आईएनएफ इंफॉर्मेशन पी पी फॉर पेशावर, और उसका नंबर है 2169/20, आल्सो अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट gov.pk, खैबर पख्तूनख्वा .gov.pk। तो इसके ऊपर भी ये टेंडर एडवर्टाइज है जो आपने आपको कहा कि डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पे भी दे सकता है, और पेपरा कैपरा पे तो वो देगा, और अखबार में जब इश्तिहार देगा तो वो इस तरह का देगा। तो इसमें हमने पिछली उसमें आपको बताया था कि आपने क्या क्या चीज़ें देनी है। आपने देखें उन्होंने सीरियल नंबर दिया, डिपार्टमेंट का नेम आ गया कि जिला मर्दान के मदरजे स्कूलों के इस्तेमाल कर कमरे का मलबा, लाइक ऑक्शन टेंडर है ये। बोली की तारीख क्या होगी और मंजूरी की सेकंड तारीख ये भी दे देते हैं, और इसमें जिस डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है उसका नेम भी आ गया है, और उसकी जो सीडीआर की वैल्यू है वो भी इसमें मेंशन है, और बाकी जो भी डिटेल है। राइट साइड पे एक टेंडर है जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये वर्क्स का टेंडर है। लेफ्ट वाला ये सर्विसेज का टेंडर था, और राइट वाला जो है वर्क्स का टेंडर है। तो इसमें आपका नेम ऑफ वर्क आ गया, WSS, और इस तरह उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। बिड सिक्योरिटी कितनी है? अक्सर डिपार्टमेंट 2% मांगते हैं, और कहीं ना कहीं पे उसकी फिक्स अमाउंट भी मांग ली जाती है। उसके अलावा डेट ऑफ रिसीविंग एंड ओपनिंग वो भी आपके पास आ गए, और नीचे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए। तो इस तरह का टेंडर आपने अखबार में इश्तिहार दे के, तो अखबार में आपने इस तरह का टेंडर देना होगा, इश्तिहार देना होगा जो कि वाइडली पब्लिश हो जाए। So I hope rule 12 is clear. Rule 12 tells us how to advertise a procurement। ये बताता है कि procurement को कैसे एडवर्टाइज करना है। Advertisement method depends on the value। ये तो सिंपल है, सीलिंग से मैंने आपको बता दी। पेपरा has clearly defined the threshold based on the SRO amended। ये हम पिछले रूल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 12(a) आपके पास बात करता है 500 to 3 million, जिसमें चेक लिस्ट मैंने बना दी है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। मैंडेटरी आपके पास है पेपरा वेबसाइट, ऑप्शनल आपके पास है प्रिंट मीडिया।
और सेकंड ऑप्शन आपके पास प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट। इस तरह 12(2) में बात करता है ओवर 3 मिलियन की। उसमें मैंडेटरी है आपके पास पेपरा वेबसाइट और प्रिंट मीडिया में 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स, जिसमें से एक इंग्लिश होगा और एक उर्दू होगा। देन वी हैव, ये हम ऑलरेडी RFQ की लिमिट्स डिस्कस कर चुके हैं। और रिमेंबर एनीथिंग ओवर 500,000 मस्ट बी एडवर्टाइज ऑन पेपरा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और अबव 3 मिलियन मस्ट बी एडवर्टाइज इन नेशनल डेलीज एज वेल। एडवर्टीजमेंट ऑन पेपरा एंड एजेंसीज वेबसाइट, बिड क्लोजिंग डेट उसमें मेंशन होनी चाहिए, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में पीछे दिखा दिए। और मस्ट इंक्लूड टेंडर नोटिस, वो भी आपने अथॉरिटी की वेबसाइट पे अपलोड करना है। बिड क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम आपने बताना है। उसमें स्कोप ऑफ वर्क, रेफरेंस नंबर, सीरियल नंबर, स्कोप, एलिजिबिलिटी एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर बिडर, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके NIT में ऑलरेडी होती है। तो आपने वो NIT को जब अपलोड कर दिया तो ये डिटेल आ जाएगी। अदरवाइज आपने न्यूज़पेपर का जो ऐड बनाना है उसमें आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से मेंशन करेंगे। उसमें आपने बिड सिक्योरिटी भी बतानी है, अगर आपने कोई एडिशनल सिक्योरिटी मांगनी है वो भी आपने वहां मेंशन करनी है। और आपने स्टार्ट डेट और वो तो खैर नहीं बताते, लेकिन स्कोप ऑफ वर्क आपने बताना है और किस डिपार्टमेंट का टेंडर है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सब आपने आपने वहां मेंशन करना है। उसके बाद 12(3) की बात करता है एडवर्टाइजमेंट ऑन एजेंसीज वेबसाइट। एजेंसीज वेबसाइट के ऊपर, in case where the procuring agency has its own website, it may also post all advertisements concerning procurement on that website as well। अगर प्रोक्योरमेंट एजेंसी की अपनी वेबसाइट है तो यहाँ पे मे का लफ्ज यूज हुआ है, तो वो अपने टेंडर्स को दे मे पुट देम ऑन एजेंसीज ओन वेबसाइट, ऑल प्रोक्योरिंग टेंडर्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑडिट पैरास जो हैं वो यही आते हैं कि टेंडर नॉट एडवर्टाइज प्रॉपरली और रूल 12 इज नॉट फॉलोस। सो वंस पोस्टेड, जब आपने पोस्ट कर दिया है तो दे शुड रिमेन एक्सेसिबल ऑनटिल डेडलाइन, वो टेंडर्स डेडलाइन तक होने चाहिए। और रिमूविंग और एडिटिंग इट ड्यूरिंग बिडिंग प्रोसेस इज अ वायोलेशन। 12(4) इसी चीज की बात करता है। अ प्रोक्योरिंग एजेंसी यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया shall ensure that information posted on website is complete for the purpose of which it has been posted, and such information shall remain available on that website until the closing date for the submission of the bids। तो बिड की क्लोजिंग डेट और क्लोजिंग टाइम तक ये अवेलेबल रहेगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में, रॉन्ग एग्जांपल्स में क्या आएगा, टेंडर अबव 3 मिलियन है बट आपने पब्लिश किया है ओनली पेपरा वेबसाइट के ऊपर, तो ये एक मिस प्रोक्योरमेंट का केस है। न्यूज़पेपर एड मिसिंग है 3 मिलियन के ऊपर, सिर्फ वेबसाइट के ऊपर आपने इक्तफा किया है। और लीड्स टू रीटेंडरिंग और ऑडिट ऑब्जेक्शन, या ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगी या यू विल हैव टू रीटेंडर दैट टेंडर। और करेक्ट वे इसका है कि पेपरा वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें और एडवर्टीजमेंट इन वन उर्दू एंड वन इंग्लिश नेशनल डेली एंड एजेंसीज वेबसाइट पोस्टिंग, ये होना चाहिए। रूल 13 बात करता है रिस्पॉन्स टाइम की। अब इश्तिहार जब आपने वेबसाइट के ऊपर या अखबार में या पेपरा की वेबसाइट पे दे दिया, उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम उसी इश्तिहार में आपने मेंशन करनी होती है, डेट ऑफ ओपनिंग जिसको कहते हैं। तो उसके बारे में पेपरा क्लियरली बता रहा है और वो कहता है कि 13(1) द प्रोक्योरिंग एजेंसी may decide the response time for receipt of bids or proposals from the date of publication of an advertisement or notice, keeping in view the individual procurement's complexity, availability, and urgency. However, under no circumstances the response time shall be less than 15 days for national competitive bidding and 30 days for international competitive bidding from the date of publication of the advertisement or notice. All advertisement or notices shall expressly mention the response time allowed for that particular procurement along with the information for collection of bids documents
which shall be issued till a given date, allowing sufficient time to complete and submit the bid by closing date, provided that no time limit shall be applicable in case of emergency. तो इसमें तीन मोटी मोटी बातें जान लीजिए। एक ये है कि 15 दिन से कम आपने किसी सूरत में भी रिस्पॉन्स टाइम नहीं रखना। अगर नेशनल टेंडर है तो 15 डेज मैंडेटरी है आपके पास रिस्पॉन्स टाइम देना कॉन्ट्रैक्टर्स को या सप्लायर्स को। और अगर इसमें इंटरनेशनल बिडिंग इन्वॉल्व है तो आपने 30 डेज का रिस्पॉन्स टाइम रखना है। पहले हिस्से में तो ये बात हो गई। दूसरे हिस्से में ये बात होगी कि आपने कंप्लीट उसकी डिटेल्स उस एड के अंदर मेंशन करती हैं। गिवन डेट, अलाइंग सफिशिएंट टाइम, जो भी आप टाइम दे रहे हैं वो क्लियरली मेंशन हो। और तीसरी बात यह है कि इमरजेंसीज के केस में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। देयर इज नो टाइम लिमिट इन केस ऑफ इमरजेंसी। और इमरजेंसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट विल बी अनाउंस्ड बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट। 13.2 हमें कहता है द रिस्पॉन्स टाइम शेल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर और पोस्टिंग ऑन द वेबसाइट एज द केस में बी। तो रिस्पॉन्स टाइम कहाँ से कैलकुलेट होगा? अक्सर टेंडर्स में ये कंफ्यूजन रहती है क्योंकि मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स जो हैं टेंडर को मुख्तलिफ डेट्स में पब्लिश करते हैं। किसी न्यूज़पेपर में एक दिन न्यूज टेंडर पब्लिश हुआ और किसी में 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हुआ। तो जो पहला इश्तिहार आएगा जिस अखबार में भी या जिस वेबसाइट के ऊपर भी, तो वेबसाइट के केस में आपने जो ही पेपरा वेबसाइट पे आपका टेंडर अपलोड होगा और पब्लिश एक्टिव हो जाएगा, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो टाइम आपका कंसिडर होगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कर दिया एडवर्टाइज तो वो टाइम आपका कंसिडर होगा सबसे इनिशियल टाइम। और अगर न्यूज़पेपर्स में मुख्तलिफ में आ गया है, जिस तरह इन्होंने कहा है कि उर्दू और इंग्लिश, तो हो सकता है कि उर्दू वाला न्यूज़पेपर ऐड आपका पहले पब्लिश हो जाए और इंग्लिश वाला एक आध दिन बाद पब्लिश हो जाए। तो आप जो इस सबसे पहला ऐड होगा उसकी डेट से आप कंसिडर करेंगे। So, provided that for all procurement up to 3 million Pakistani rupees, the response time shall be considered from the date of appearance of the advertisement on authorities website। हाँ, अगर इनमें तजाद है अखबार के इश्तिहार में और अथॉरिटी की वेबसाइट की डेट्स में, तो फिर अथॉरिटी की जो वेबसाइट की डेट है वो आपकी बाइंडिंग या वो आपकी अ, तरजीह के तौर पे वो कंसिडर होगी। appearance on authority's website, that will be your date of advertisement. Situations where publication of such advertisement or notices has occurred in both electronic and print media, the response time should be calculated from the date of its first publication in the newspaper. So yes, अगर सॉरी अगर आपका टू में ये कहता है कि अगर आपका एग्जीक्यूटिंग एजेंसी और पेपरा की वेबसाइट के अंदर तजाद है डेट्स में, तो पेपरा की वेबसाइट पे जो इश्तिहार जिस डेट को आया वो डेट आपकी फर्स्ट डेट कंसिडर होगी। लेकिन अगर पेपरा की वेबसाइट और अखबार के इश्तिहार में तजाद है डेट्स का, तो अखबार के इश्तिहार में जो डेट पहले आई वो आपकी कंसिडर होगी एज अ फर्स्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो अखबार को पेपरा ने ज्यादा तरजीह दी है। क्यों? उसकी जहरी वजह यह है कि वही फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल वो लाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि अखबार ज्यादा ओपन मीडियम है, ज्यादा लोगों को एक्सेसिबल होती है, तो इस वजह से वहां पे जो डेट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो आई होप रिस्पॉन्स टाइम इज क्लियर। रूल 13 प्रोटेक्ट्स फेयरनेस, ये फेयरनेस को प्रोटेक्ट करता है। और रिस्पॉन्स टाइम इज बेस्ड ऑन कम्प्लेक्सिटी, अवेलेबिलिटी एंड अर्जेंसी। ये हमने 12 में पढ़ लिया कि अगर कम्प्लेक्स है, अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी का इशू है फंड्स का, या अर्जेंट मैटर है, तो आप 15 दिन से बढ़ा सकते हैं। बट इन एनी केस यू कैन नॉट रिड्यूस द टाइम लो इन ऑन लोअर साइड फ्रॉम 15 डेज। सो नेवर लेस देन 15 डेज नेशनल है, नेवर लेस देन 30 डेज इंटरनेशनल में, और रिस्पॉन्स टाइम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट एंड नॉट द लास्ट। मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम मस्ट फॉलो फॉर नेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स में है वर्क्स फॉर बिड्स प्रपोजल प्री क्वालिफिकेशन। तो ये सारे केसेस में यही यही रूल होगा, चाहे प्री क्वालिफिकेशन का ऐड है
मैंने आपको पीछे शो कर दिया, चाहे आपने कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, चाहे कोई सप्लायर है, वर्क्स है, सर्विसेज है या गुड्स है, जो भी होगा, तो आप तक आपका इश्तिहार का जो टाइम है वो यही होगा। फॉर प्रोक्योरमेंट अप टू 3 million, रिस्पॉन्स टाइम काउंटेड फ्रॉम पेपरा वेबसाइट, क्योंकि वहां पे तो अखबार में जाना ही नहीं है, अप टू 3 million तक सिर्फ पेपरा वेबसाइट होती है, तो वो रिस्पॉन्स टाइम वहीं से कंसिडर होगा। बट बियॉन्ड 3 million द रिस्पॉन्स टाइम इज न्यूज पेपर एंड नॉट द पेपरा वेबसाइट। रॉन्ग प्रैक्टिसेस में ये आता है कि आप 5 days या 10 days का इश्तिहार दे दें, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। एड पब्लिश लेट करें, डेट आपकी नजदीक आ चुकी हो, तो वो भी अगर फ्लैग आउट हो जाए तो दैट विल हैव टू बी कैंसल्ड। बाज औक़ात अखबार के लोग आपका एड लेट पब्लिश करते हैं और उधर से क्लोजिंग डेट आपके करीब है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अखबार की डेट जो है वो आपकी फर्स्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन कंसिडर होगी, तो उस डेट से अगर आपकी टेंडर में 15 दिन नहीं है तो यू विल हैव टू कैंसिल दैट टेंडर। बिड डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, ये भी एक बैड प्रैक्टिस में आता है। और गुड प्रैक्टिस में आता है कि 15 days मिनिमम टाइम इज गिवन, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल टिल लास्ट सबमिशन डेट एंड डेडलाइन मेंशन्ड क्लियरली। तो इनसफिशिएंट रिस्पांस टाइम का पैरा अक्सर आता है इन टेंडर्स के अंदर। रूल 14 जो है कुछ एक्सेप्शंस की बात करता है। इट शेल बी मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसी टू एडवर्टाइज ऑल प्रोक्योरमेंट एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब लिमिट, financial limit which is applicable under clause 1 of clause B of rule 42, which we already read. However, under the following circumstances, deviation from requirement is permissible. A, the proposed procurement is related to national security and its publication could jeopardize national security objectives. अगर आपकी कोई ऐसी प्रोक्योरमेंट है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ सकता है, उससे नेशनल सिक्योरिटी स्टेक के ऊपर है, तो उस एडवर्टीजमेंट को बाईपास किया जा सकता है, वो आप क्लोज्ड टेंडर कर सकते हैं। द प्रपोज प्रोक्योरमेंट एडवर्टीजमेंट और नोटिस और पब्लिकेशन ऑफ इट in any manner relates to disclosure of information which is proprietary in nature or falls within the definition of the intellectual property which is available from a single source। तो कोई ऐसा टेंडर आप करने जा रहे हैं जो किसी का प्रोप्राइटरी राइट है और उस सोर्स के अलावा और वो कोई कोई इदारा या कोई वेंडर उस चीज को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, तो देन यू हैव टू गो फॉर डायरेक्ट टेंडरिंग, कम्पिटिटिव बिडिंग में नहीं आएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यूज और इंटेलेक्चुअल राइट्स के इश्यूज में आपकी जरूरत नहीं है। डेविएशन फ्रॉम एडवर्टीजमेंट रूल इज अलाउड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पेपरा। ये आपने लेटर लिखना होगा पेपरा को और उसके बगैर आपको अलाउड नहीं है। रूल 14 allows advertisement exceptions only in high sensitive and rare situations and always with PEPRA's prior approval। नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलेक्चुअल राइट्स से हम बात कर चुके हैं। ऑडिट अक्सर यही पैरा चेक कर रहा होता है, was PEPRA approval taken while bypassing the advertisement rule, is the single source claim justified or does it fall under national security। तो ये 3-4 उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। रूल 14 इज मोस्ट मिस यूज रूल, बी वेरी केयरफुल, तो इस पे आपने केयरफुल रहना है। सो दैट्स ऑल। ये समरी है। रूल 12 में हमने एडवर्टीजमेंट थ्रेशोल्ड्स की बात की, 13 में हमने रिस्पॉन्स टाइम की बात की और 14 में हमने कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस की। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोक्योरमेंट मेथड्स की तरफ ले जा रहे हैं। तो उसमें हम प्री क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, प्री क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें civtechsimplified@gmail.com के ऊपर जरूर भिजवाइए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।